आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास पेशकश में आज बात हमारे पास पड़ोस के नेशंस में डेमोक्रेसी की क्राइसिस की। जी हाँ, डेमोक्रेसी जिसे हम जमहूरियत और लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं, अब तक की इंसानी तारीख में समाजी जिंदगी जीने का सबसे खूबसूरत निज़ाम है। और हमारे मुल्क ने आज़ादी के महज 74-75 बरस में आज दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ी प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी के तौर पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। लेकिन हमारे आस पड़ोस की अगर बात करें, उन मुल्कों की बात करें जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ कहलाते हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी का एक तरह से क्राइसिस हम कह सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे नेबरहुड में डेमोक्रेसी के चैलेंजेस की वजह क्या है और हम एक मुल्क के तौर पर इस मसले को कैसे समझते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। MPIDSA की एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रोफेसर SD मुनी हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हिमांशु रॉय हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और बांग्लादेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। SD मुनी सर, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो नेबरहुड है वहाँ पर डेमोक्रेसी का क्राइसिस है, एक तरीके से ये भी कहा गया कुछ मुल्कों को लेकर कि स्लो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी वहाँ पर हो रहा है। जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं है, खाली दिखाने भर को है कि वहाँ पर जमहूरियत है, लेकिन उस लोकतंत्र को जिसको हम जीते हैं हिंदुस्तान में, उस तरह का लोकतंत्र वहाँ पर नहीं है। वो हिंदुस्तान के हवाले से अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो वहाँ पर जो लोकतंत्र को लेकर, जमहूरियत को लेकर खतरा है, वो हमारे लिए भी क्या किसी तरीके से खतरा हो सकता है? देखिए, जो जमहूरियत होती है उसके 2 बड़े आधार होते हैं। एक है इदारे और एक है इरादे। इदारे कैसे बनते हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनको कैसे संभाल के रखा जाता है, और वो सब इस पे निर्भर करता है कि उन इदारों को चलाने वालों के इरादे क्या हैं। और अगर इरादे और इदारों में कोई तालमेल नहीं है तो वो इदारे लड़खड़ा जाएंगे, और यही हमारे पड़ोस में हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो इदारे हैं, संस्थाएं हैं, वो बड़ी हैं, काफ़ी पुरानी हैं, लोग उसको अनुभव से चलाते हैं, उनको ज़रा मैच्योरिटी से चलाते हैं। और पड़ोस में ऐसा हो गया है दुर्भाग्य से कि कहीं न कहीं एक तो भ्रष्टाचार निपट आया, एक सारी बात शक्ति पे आधारित रहती है, और इस पे आधार नहीं रहता है उसका कि हम जिस लिए चुन के आए हैं उसमें लोगों का भला करें, उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। अपनी शक्ति, पावर को बनाने में, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बनाने में वहाँ के लीडर लोग लग गए, और इसी वजह से वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स अभी हम देख रहे हैं उसकी सबसे बड़ी बात यही है। एक बात ये भी माननी चाहिए कि जैसे मैं कहूँ कि शायद इकबाल का शेर है, ये जमहूरियत वो हर तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो तोलने का माने है इरादों से, लोग किस नियत से सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, किस नियत से पावर में आते हैं। और ये बड़ा तालमेल नहीं है तो आपको परेशानी कहीं भी आएगी, चाहे वो हमारा पड़ोस हो, चाहे हमारा हिंदुस्तान हो। जी जी। आपसे जो मैं अब जानना चाहती हूँ संजय भारद्वाज जी, जिसका जिक्र सर ने किया, डेमोक्रेसी तो फॉर द पीपल है, बाय द पीपल है, ऑफ द पीपल है, लेकिन अगर उसमें लोग नहीं हैं, उनको समझने वाले लोग नहीं हैं, उसमें अगर उन लोगों का जो कि उनको इलेक्ट करके भेजते हैं उनका कोई से नहीं है, तो एक तरह से वीक डेमोक्रेसी तो होगी ही। और कोई भी तो एक मुल्क ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जहां पर हम ये कह पाएँ कि एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो रही है डेमोक्रेसी को लेकर। सब जगह, हम बांग्लादेश देख लें, हम नेपाल देख लें, हम श्रीलंका कह लें, हम पाकिस्तान कह लें, चाइना क्योंकि ऑल टुगेदर डिफरेंट नेशन है तो वहाँ पर क्योंकि डेमोक्रेसी है ही नहीं तो उसका जिक्र ही क्या करें, वहाँ पर अलग तरह के चैलेंज हैं। लेकिन डेमोक्रेसी ना होकर अगर वो फॉर द पीपल नहीं है तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर देखिए, मैं अगर लोकतंत्र को दक्षिण एशिया के संदर्भ में देखता हूं और भारत से जब मैं उसकी तुलना करता हूं तो मुझे 2 एक मूल अंतर नज़र आता है। पहली बात कि भारत को जहां तक हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र की जननी है, बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है, जो प्रोफेसर साहब मुनी साहब बात कर रहे थे कि जो इंस्टीट्यूशन है
वो बेसिकली एक मोबिलाइज इंस्टीट्यूशन रहे हैं और एक दिन में मोबिलाइज नहीं रहे, उसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। आप देखिए कि जो डेमोक्रेटिक ईथोज हैं, जो वैल्यूज हैं जो भारत में है, वो महाजनपद काल से, यानी कि 5वीं सदी से लेके 3री सदी में आप देखिए मौर्य पीरियड में कौटिल्य ने भी डेमोक्रेसी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, और उसके जो अंश हैं वो हमेशा इतिहास में देखने को मिलता है। चोला डायनेस्टी की जहाँ तक बात करते हैं, जो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आप देखिए कि टेम्पल में पूरा इंस्क्रिप्शन है कि बैलेट सिस्टम वॉज अर्लियर देन दी मेग्ना कार्टा। जो मेग्ना कार्टा है उससे पहले भारत में बैलेट सिस्टम था, और ये जो ग्राम पंचायत और जो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जो लोगों की जो भागीदारी की बात करते हैं, वो भारत के इतिहास में, सिविल सभ्यता में बहुत पहले से देखने को मिलती है। अब जहाँ तक आज के लोकतंत्र की हम बात करते हैं, तो देखिए मोटे तौर पे आप देखिए, जब हम जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तभी भारत के जो लोकतांत्रिक मूल्य थे उसमें हम ये कहेंगे कि 3 प्रोसेस उसमें चले। पहला हुआ, हमने मोबिलाइज किया डिफरेंट वैल्यूज ईथोज को, कि लोगों का कैसे पार्टिसिपेशन हो, उनको कैसे जो लिबरल डेमोक्रेटिक ईथोज हैं, जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है, सिविल लिबर्टी है, ये सारे ईथोज को एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जनता को बताया गया कि आपका अधिकार डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में बराबर का होना चाहिए। और ये खासकर जब महात्मा गांधी जी जब पिक्चर में आए, उन्होंने एक तरीके से जन आंदोलन के माध्यम से बात बताने की कोशिश की। दूसरा जो प्रोसीजर आता है, वो आता है कि जो इंटरनलाइजेशन, यही नहीं कि आपको कुछ वैल्यूज जो ईथोज हैं लोकतंत्र के, जो आप कह रहे हैं कि जनता का जनता के लिए, उसमें ये भी बात कही गई कि जब तक आप इसमें भागीदारी नहीं करेंगे, जब तक आप स्वतंत्रता की और सेल्फ रूल की और स्वराज की भागीदारी आप बाहर निकल के नहीं करेंगे, मैं वही बात कर, वो तब तक आप उसको इंटरनलाइज नहीं करेंगे। और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष, जो मुनि साहब ने भी कहा कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, की इंस्टीट्यूशन में ये तीनों प्रोसेस से चीजें आगे बढ़ी, और उसके बाद जो ईथोज हैं, जो वैल्यूज हैं लोकतंत्र के, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज वे में उसको आगे बढ़ाया गया। ये सब बाकी के इतिहास में नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कभी भी लोकतंत्र की बात नहीं की, उन्होंने एक मुस्लिम जनता के लिए एक अलग राष्ट्र की बात कही, उन्होंने कभी सेल्फ रूल और वो सब ईथोज को नहीं बात किया। बांग्लादेश का भी एक तरीके से डिफॉल्टेड रहा, क्योंकि एक पाकिस्तान से बांग्लादेश आया और बांग्लादेश में भी एक डिफरेंट तरीके, हालांकि वहाँ का जो लोकतांत्रिक आंदोलन था, जो बांग्लादेश का आंदोलन था, कुछ हद तक डेमोक्रेटिक रहा, लेकिन उसमें जो पाकिस्तान की लेगेसीज, जो टेंडेंसीज थी, वो बहुत मजबूती से उनमें इनग्रेंड हो गई, और वो आते आते 5 साल में ही फिर से अधिनायक तंत्र के दायरे में चला गया। वही हालात आप श्रीलंका और आप ये देखिए कि मालदीव में भी कुछ हद तक ये देखने को मिलता है कि जो ईथोज हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको बहुत कुछ हद तक मोबिलाइज और इंटरलाइज नहीं किया गया, इसीलिए बीच बीच में ये दखल अंदाजी होती है और राजनीतिक अस्थिरता आती है। एक पक्ष और मैं जोड़ना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, हम गोल और वैल्यूज में डिफरेंस नहीं कर पाते। यानी कि बहुत सारी जनता किस पे ज़्यादा विश्वास करती है, गोल्स पे, कि हमको टाइम डिलीवरी सिस्टम मिल रहा है, हमको पेंशन मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, हमको सारी चीज़ें, मतलब जो विकास मिल रहा है, सब मिल रहा है। और हम उन सब लालच में, जहाँ पे कह सकते हैं कि वोट का भी जिस तरीके से एक मस्तान और मसल्स और मनी सेंट्रिक पॉलिटिकल सिस्टम है, उन सब में हम वैल्यूज़ से कंप्रोमाइज कर जाते हैं। वैल्यूज़ कौन से हैं? जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है, सिविल लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, यानी कि वो जो वैल्यूज़ हैं, लोकतांत्रिक वैल्यूज़ हैं, उनसे हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं। और ये हुआ बांग्लादेश में भी हुआ, ये श्रीलंका में हुआ, और ये कुछ हद तक नेपाल में भी देखने को मिला कि इकोनॉमिक पर्पज राजपाक से क्यों सस्टेन करेगी, क्योंकि उनको लगा कि चाइना से बहुत कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, पोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है, और लोकतंत्र की कोई बात नहीं है, अगर नेपोटिज्म आ रहा है, करप्शन आ रहा है, तो चल रहा है। वही बांग्लादेश में हुआ। तो ये जो कंप्रोमाइज जनता अपने निजी हित के लिए और कुछ छोटे हितों के लिए कंप्रोमाइज करने लगती है, तो वैल्यूज पिछड़ जाते हैं, और गोल्स जो हैं, जो वो उनकी प्राइमरी भूमिका हो जाती है, और इसीलिए राजनीतिक अस्थिरता आ रही है, और वहाँ पे इनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। जी हिमांशु रॉय जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ, जब हम ये बात कर रहे हैं कि लोगों के लिए है जमहूरियत, तो ना, और लोग अगर फिर अनरेस्ट फील कर रहे हैं, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जिस मकसद से
किसी को चुनकर भेजा था वो उनका मकसद पूरा नहीं कर रहा है तो वो अनरेस्ट तो होगा ही, और वो अनरेस्ट हर तरीके से होगा। और क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे सामने, पाकिस्तान का तो जिक्र हुआ है कि पाकिस्तान तो शायद उस एक बेस पर ही नहीं बना, लेकिन श्रीलंका में हमने देखा, हमने बांग्लादेश में जिस तरीके से लोगों का अनरेस्ट देखा, हमने नेपाल में जिस तरीके से अनरेस्ट देखा, मोनार्की से वो डेमोक्रेसी पर आना चाहते थे और उस डेमोक्रेसी को लेकर जो जेनजी ने वहाँ पर किया। तो आप अगर सर्व नहीं करेंगे, आपको चुना तो सर्व करने के लिए गया है, लेकिन ये जो कमज़ोर होती डेमोक्रेसी है हमारे नेबरहुड में, ये हमें किस तरीके से कोई डेंट कर सकती है, या हम उससे कोई सीख लेकर हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं कि कम से कम उस तरह की गलतियां तो हमारी डेमोक्रेसी में ना तो गुंजाइश है और ना ही हम करते हैं। लेकिन बावजूद उसके भी अगर असर तो, क्योंकि हम ये कहते हैं कि लेटर और सूनर किसी ना किसी लेवल पर देखा जा सकता है, तो वो कितना बड़ा चैलेंज है और क्या कोई चैलेंज है या नहीं है? मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के जो समस्याएं हैं उससे भारत को कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज होने जा रहा है। क्योंकि 47 में धर्म के आधार पे, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, कभी पाकिस्तान का हिस्सा था और धर्म के आधार पे ये अलग हुए थे। तो इनका जो पूरा फाउंडेशनल बेस है ये अपने आप में धर्म के आधार पे है। उसमें कोई गवर्नेंस का मुद्दा नहीं था, उसमें कोई जमहूरियत का मुद्दा नहीं था, उसमें कोई विकास का मुद्दा नहीं था। सारे मुद्दे जो थे धर्म के आधार पे वो सेपरेशन हुआ था, उन्होंने लिया था और उसको यूज किया। तो जो एक भारत का इतिहास रहा है एज एन इंडिपेंडेंट देश के तौर पे, उनका जो इंडिपेंडेंट देश के तौर पे आधार रहा, उसमें लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ का आधार ही नहीं था। तो ये फाउंडेशन उनका बहुत कमज़ोर था एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन 47। जो दूसरा पहलू है कि भारत को डेंट करने का, तो भारत के वो हिस्से छोटे टुकड़े हुए हैं। 1947 में करीब 25 to 28% ऑफ इंडियाज टेरिटरी वो अलग ले गए। ये अलग बात है कि जो पाकिस्तान का पंजाब था मोस्ट डेवलप्ड हिस्सा था पंजाब का, जो बंगाल का हिस्सा था मोस्ट डेवलप्ड था जो उनके पास चला गया, एंड दैट वाज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बावजूद भी चूंकि वो धर्म के आधार पर अलग हुए थे तो उनका वो बेस नहीं था। इस भारत के टूटे थे तो वो एक छोटा सा हिस्सा था। स्टिल 75 to 77-78% ऑफ टेरिटरी जो था वो भारत के पास रहा। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा भारत को। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक लंबी फ्रीडम स्ट्रगल की परंपरा रही है और ये 1857 और उसके पहले से भी रही है। सोशल रिफॉर्म्स की परंपरा रही है जो 1818-1820 से दिख रही है। 1857 में तो जो हुआ ही, 1885 से एक इंडिपेंडेंट उनकी लंबी लड़ाई की एक परंपरा है, लोकतंत्र की एक परंपरा है। और 47 के बाद डिस्पाइट मेनी ऑफ द वीकनेसेस दैट वी हैड इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ सम डिग्री ऑफ करप्शंस, जो जुडिशियरी और पॉलिटिकल पार्टीज समय समय पे वो मुद्दे उठाते रहते हैं, इसके बावजूद भी सिस्टम बहुत एफिशिएंटली चल रहा है और डिलीवर कर रहा है। और पिछले 10-11 सालों में ये देखा जा रहा है कि ये इकोनॉमी कैसे 4 ट्रिलियन प्लस होती जा रही है जी। और वी आर गोइंग टू बी द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस जीडीपी। और ये लोग जो कभी पर कैपिटा इनकम बेहतर थे, खासकर जो पाकिस्तान था 50 के दशक तक, ये कैसे धीरे 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 स्लाइड करता हुआ आज इस मुरास में पहुंचा है। और इसके ठीक विपरीत भारत का पर कैपिटा इनकम उनसे थोड़ा कम था, उसके बाद भी कितना सर्ज किया है। तो ये साफ दिखता है कि कोई डेंट उनके परिस्थितियों का भारत पे नहीं होगा। बिल्कुल। और एसडी मुनी सर शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे कि सर हमारे तो जितने भी डेमोक्रेसी को लेकर जो हम जिन 4 पिलर्स की बात करते हैं वो एक तरीके से टेस्टेड भी हैं और वो ट्रस्टेड भी हैं, वो एक तरह से वेरीफाइड भी हैं। अगर मैं सही हूँ तो आप उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डालेंगे। और इंस्टीट्यूशंस जिनकी आपने बात की, इदारे और इरादे, उसी को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूँ तो क्या हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी तरह की रोशनी, हमारा जो
साउथ एशिया की अगर हम पर्टिकुलरली बात कर लें, तो क्या हमारी वो रोशनी उन तक जा नहीं रही है, या उनके वेस्टेड इंटरेस्ट इस तरीके के हैं, या उनके जो चुने हुए नुमाइंदे थे उन्होंने इस तरीके के हालात पैदा कर दिए कि जनता फिर इस तरीके से सड़कों पर उतर रही है? और मतलब आप सोचिए कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको जान तक का थ्रेट है एक तरीके से वहां पर, तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? तो क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस किसी तरह का उनके लिए कोई रोल मॉडल हो सकते हैं, उनको रोशनी दिखाने का काम हम कर सकते हैं? और अगर अभी तक नहीं कर पाए हैं तो क्या आगे हमारी कोई कोशिश होनी चाहिए कि हम कर पाएं? क्योंकि मजबूत जमहूरियत पूरे साउथ एशिया की शायद ज़रूरत है। देखिए, 2-3 बातें आपके सामने मैं रखता हूँ। एक तो जहाँ तक परंपरा और इतिहास का प्रश्न है, सारा का सारा इंडियन एंड नेबरहुड, हिंदुस्तान का खित्ता जिसको आप कहना चाहती हैं, पाकिस्तान भी और बांग्लादेश में भी सभी वही हिंदुस्तान था जो अंग्रेज़ों ने राज किया। अब श्रीलंका के बारे में भी वही था, अब म्यांमार के बारे में भी वही था। तो जो स्थिति बिगड़नी शुरू हुई, हालात बिगड़ने शुरू हुए, वो पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद बिगड़ने शुरू हुए ज़्यादा तरीके से। और उसके 2 फैक्टर्स मुझे बहुत अहम लगते हैं मेरे हिसाब से। एक तो पाकिस्तान जैसे देश में अमेरिकनों ने घुसकर वहाँ की जो जनतांत्रिक सोच थी, डेमोक्रेटिक सोच थी, उसको कहीं न कहीं खदेड़ दिया। लियाकत अली खान के असैसिनेशन से लेकर और जिन्ना के मर जाने के बाद इन किसी देशों में नेहरू नहीं था। आप ये सोचिए कि जिन्ना अगर जी जाते काफ़ी साल तक, तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या हाल होता। वहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती कि नहीं आती। जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप वहाँ आई वो बिल्कुल अमेरिकन मदद से आई, उसके अलावा नहीं आती, ऐसा मैं मानता हूँ। और यही हाल बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में जब मुजीबुर रहमान जीत के आए तो उसको हटाने में भी चीनियों का भी हाथ था, पाकिस्तान का भी बड़ा हाथ था, हो सकता है अमेरिका का भी हाथ कहीं ना कहीं रहा हो, क्योंकि 1971 की लड़ाई में अमेरिकन को बहुत धक्का लगा उसमें। और इसीलिए वहाँ जिस कदर मैसेकर हुआ बांग्लादेश में, और एक सैनिक तो सभी देशों में आप देखिए, बांग्लादेश में, म्यांमार में, पाकिस्तान में फ़ौज का बड़ा दबदबा बनने लगा। और जब फ़ौज का दबदबा बनेगा तो वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है। नेपाल वगैरह में तो मोनार्की थी, मोनार्की हट गई, और मोनार्की और डेमोक्रेसी का स्ट्रगल शुरू से ही हुआ, 1951 से ही शुरू हो गया वहाँ पर। तो ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये भी हमें कहीं न कहीं ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात, जो लीडरशिप है, लीडरशिप का कमिटमेंट कहीं था ही नहीं डेमोक्रेसी के बारे में। श्रीलंका में था थोड़ा बहुत, लेकिन वो बदलता रहा। वो यूएनपी और एसएलएफपी में जो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, और फिर उन्होंने एक जातिवाद वहाँ डाल दिया, सिंगला फैक्टर डाल दिया, लैंग्वेज का भी और एथनिसिटी का भी, जिससे बड़ा डिवाइड हुआ और देश को बहुत, वहाँ के लोगों को बहुत नुकसान हुआ। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है वो ठीक नहीं हुई है। आपने हिंदुस्तान को कंपैरिजन करने के लिए बात कहा, देखिए जो सा डेवलपमेंट हुआ है सारे दक्षिण एशिया में, 2-3 बातें अच्छी नहीं हुई है। पहली बात तो डेवलपमेंट हुआ है लेकिन इनइक्वालिटी रही है, और उसमें जो गैप है, जो ज़्यादा लोग गरीब और आशावादी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको अपना हक नहीं मिलता है, तो उनके परेशानी रहती है। और ये सभी जगह है, और वो मैं समझता हूँ कि सभी मुल्कों में है, हिंदुस्तान के आसपास के लोगों को लेकर भी। और दूसरा ये हुआ कि कुछ लीडर्स ने, जैसा मैंने पहले कहा, कि अपने पावर को लेने के लिए इदारों को तोड़ना मरोड़ना शुरू किया। इदारों में जो कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा जाता है वो हमेशा प्रैक्टिस में नहीं होता है, और क्योंकि लीडरशिप नहीं करने देते। और यही मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो हमारी शुरुआत की लीडरशिप थी, सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी की जो वैल्यूज़ थी वो सब की सब, जैसे संजय ने कहा है, वो सब बहुत अहमियत रखती है, और उनको निभाया गया काफ़ी हद तक, जो इन देशों में नहीं हुआ, इन मुल्कों में नहीं हुआ। और इसी वजह से ये बड़ा फ़र्क रहा। तो ये भी है, और उन लोगों ने ये इनको कमियों को पूरा करने की कोशिश नहीं की। जबकि हिंदुस्तान में अभी भी देखिए हमारे इतने सारे प्रोग्राम हैं, अभी भी पिछले 10 साल से, पिछले 20 साल से
कहीं न कहीं गरीब और पिछड़े लोगों को ध्यान में रखा जाता है। इन दूसरे कई मुल्कों में इस तरह से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को तोड़ मरोड़ कर अगर आप अपने ही स्वार्थों के, अपने ही भले के लिए उससे काम करेंगे तो लोगों का भला नहीं होगा। और जो आप कह रही हैं कि लोग पीपल्स डेमोक्रेसी फॉर पीपल, वो डेमोक्रेसी फॉर पीपल नहीं रह जाती है, वो डेमोक्रेसी फॉर एलीट रह जाती है, डेमोक्रेसी फॉर रूलर्स रह जाती है। तो वो जो कमी हुई है वो हमें साफ नजर आ रही है आज। बिल्कुल। और क्योंकि संजय जी हम तो एक तरीके से फ्लडेड इंफॉर्मेशन का शिकार हैं। आज ऐसा नहीं है कि कोई एक निज़ाम की तरफ से कुछ कहा जाएगा और वो उसी तरीके से वो उसमें सबको संदेश हो जाएगा, वैसा तो है नहीं। हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और जो ख़ास तौर से अगर हम हमारी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसमें अगर हम पॉलिटिकली देखते हैं, सोशली देखते हैं, कल्चरली देखते हैं, इकोनॉमिकली देखते हैं, हम वीकर सेक्शन को भी साथ में लेने की बात करते हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा मिक्स हमने बनाया हुआ है। और इसी वजह से शायद हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी के तौर पर हमें नज़र आती है। लेकिन ऐसा क्या है कि इन्हीं सब चीज़ों के तमाम माइनसेस हमको हमारे आसपास के मुल्कों में नज़र आते हैं? देखिए, मोटे तौर पे अगर साउथ एशिया के पूरे कंट्रीज़ का देखते हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स बहुत डोमिनेंट फैक्टर रहा है। और कहीं पर भी आप चाहे श्रीलंका में चले जाइए, श्रीमाओ भंडारनार के, फिर राजपाक्से फैमिली आ गई। बांग्लादेश में आप देखिए खालिदा जिया और हसीना डायनेस्टीज़ को रिप्रेजेंट करती है। नेपाल में चले जाइए कोयराला फैमिली, आप पाकिस्तान में भी आप देखिए नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो और सब। भारत में भी शुरू हुआ ये चीज़ें कि भारत में भी एक तरीके से गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली बेसिकली आगे बढ़ी। लेकिन भारत में बहुत कुछ परिवर्तन, एक सकारात्मक परिवर्तन भी हुए। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हुआ जो 1960 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उससे एक नई क्लास, एक पॉलिटिकल क्लास भारत में हुई। और उसका सबसे बड़ा जो आर्टिकुलेशन हुआ 1977 में जब जेपी मूवमेंट हुआ, तो एक बड़ा हर क्षेत्र में, हर प्रांत में एक नई लीडरशिप क्रिएट हो गई। तो वो जो निपोटिज्म का जो का इशू था या डायनेस्टी पॉलिटिक्स का इशू था, वो बहुत बड़ा मुखर भारत में नहीं रहा। लेकिन इन देशों में आज तक ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स की अभी भी, जो बांग्लादेश में आप कहते हो कि -2 मैनेज 1 -1, ये पॉलिटिक्स आज भी चल रही है। वही श्रीलंका में हाल है, वही नेपाल और पाकिस्तान में हाल है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा क्या हो गया कि क्योंकि ये फैमिली मजबूत थी तो इनमें करप्शन और इनएफिशिएंसी वो सारे इशू जो है, लेकिन इन्होंने फिर अपने आप को एक तरीके से करप्शन के माध्यम से या आप ये कहीं मनी सेंट्रिक पॉलिटिक्स बना दिया कि मनी भी इन्हीं के पास में होगी, यही चुनाव लड़ेंगे, यही टर्म्स को डिक्टेट करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि इन कंट्रीज में डेमोक्रेटिक इथोस का ह्रास हुआ। दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है कि भारत में ऐसा नहीं हुआ जैसा पड़ोसी में हुआ कि श्रीलंका में कोलंबो सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो गया, बांग्लादेश में ढाका सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो गया, नेपाल में काठमांडू सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो गया। ये कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन लीडरशिप का और पॉलिटिकल वैल्यूज़ का नहीं हो पाया। और बहुत कुछ हद तक कुछ पॉकेट्स में डेमोक्रेटिक इथोज एंड वैल्यूज़ रह गए। तो उससे भी क्या हुआ कि वो जो डीप रूटेड, ग्रास रूटेड डेमोक्रेटिक इथोज बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़े, जो कि भारत में बहुत बखूबी देखने को मिलते हैं। तीसरी बात जो मुनी साहब ने अच्छी जो मिलिट्री के रोल की बात की, देखिए पाकिस्तान में निश्चित रूप से आर्मी और अमेरिका दो बहुत बड़े फैक्टर पाकिस्तान में रहे हैं। तीसरा निश्चित रूप से धर्म को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि वो एक यूनिटी फैक्टर में या आप ये एंटी इंडियनिज्म को बढ़ाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। और चौथा और पांचवा जो आजकल नया टैक्टिक आ गया कि आतंकवाद को बढ़ा दो और असैसिनेशन कर दो, सबसे बड़ा जो नहीं हुआ, वो जो छठा ए था वो था आवाम। और पाकिस्तान में आप ये देखिए कि कोई भी आवाम की आवाज के अलावा सबकी आवाज बुलंद है। अगर आवाम की आवाज बाहर आएगी तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप देखिए इमरान खान को जेल में डाल दिया गया क्योंकि एक पॉपुलर आवाज थी और डिफरेंट वे में उसको पॉलिटिकल वॉइसेस को दबा दिया जाता है। वो हर देश में, साउथ एशिया के देश में देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि भारत में डेमोक्रेसी बहुत ही हद तक, जिसको हम कहेंगे कि लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी है, प्रोसीजरली बहुत अच्छे से मजबूत है और इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशंस भी भारत में मजबूत हो रहे हैं। आप देखिए इलेक्शन कमीशन TN सेशन से किस तरीके से उनके काम से के बाद से कैसे काम कर रहा है, जुडिशरी को देखिए कितना इंटेग्रिटी अभी भी बनी हुई है। लेकिन आज भी जिस तरीके से बांग्लादेश में ICT को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, एक वर्डिक्ट पॉलिटिकल वेदांता के लिए वर्डिक्ट कंगारू कोर्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। आप नेपाल और श्रीलंका में भी इसी तरीके से पूरा इंस्टीट्यूशनल मैनोवरिंग हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो डेमोक्रेटिक वॉइसेज है, जो जनता की आवाज है, वो बेसिकली उसको गौण कर दिया जा रहा है। और प्राइमेसी किसकी हो रही है? प्राइमेसी एक जो खास सिंडिकेट बना हुआ है, जो एक ग्रुप बना हुआ है, उन्होंने उससे निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक क्राइसिस न केवल पड़ोस में, आप उसके एक्सटेंडेड पड़ोस के, आप म्यांमार में चले जाइए क्या हालात हो रहे हैं, मिलिट्री यूनिट, आप ईरान और बाकी आप दूसरे कंट्रीज में, तो अड़ोस पड़ोस में भारत ही एकमात्र एक रोल मॉडल है कि जो अभी तक डेमोक्रेटिक ईथोस और वैल्यूज को बनाया हुआ है। उसके कारण यह है कि हमने बहुत, हमारा एक डीप रूटेड एक डेवलपमेंट हुआ है और उसको बहुत ही सकारात्मक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन डेमोक्रेसी का किया है। और हम अभी तक भी प्राउडली कहते हैं कि हम ना केवल भारत की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम दक्षिण एशिया में नहीं, दुनिया में डेमोक्रेसी को प्रमोशन की बात करते हैं और उन इथोस को प्रमोशन की बात करते हैं। बिल्कुल, और उसमें बहुत हद तक हम कई बार कामयाब भी होते हैं। लेकिन आपसे जो प्रोफेसर हिमांशु राय जी मैं जानना चाहती हूँ ये कि जिसका जिक्र SD मुनि सर ने भी किया कि बाहरी ताकतें हैं जो कि यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, साउथ एशिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम उसमें एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अलग हैं, क्योंकि उसकी तमाम कारण हैं जो हम गिनवा रहे हैं इस डिस्कशन के दौरान। लेकिन बाकी जो मुल्क हैं वो शायद इतनी ताकत नहीं रखते हैं, या उनकी अपनी कमज़ोरियां हैं, उनकी लीडरशिप की कमज़ोरियां हो सकती हैं, उनकी डेमोक्रेसी का जो सिस्टम उन्होंने मैकेनिज़्म जो डेवलप किया उसमें गलतियां हो सकती हैं, तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं, शायद इसी वजह से वो वीक भी हो रहे हैं। लेकिन ये अगर बाहरी ताकतें चाहती हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक में डेमोक्रेसी मजबूत ना हो, लोगों का अपने इंस्टीट्यूशंस पर, अपनी हुकूमत पर अगर भरोसा ना हो, उनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और वो ऐसा क्यों चाहते हैं, और ये हमें कमज़ोर करने के लिए या हमारे आसपास को कमज़ोर करने के लिए किस तरह से वो टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सही बात है जो प्रोफेसर मुनीन ने कहा कि इंटरवेंशन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जो बाहरी ताकतें, और ये 47 ऑनवर्ड्स या उसके पहले से भी करती रही हैं। डीप स्टेट का आजकल काफ़ी चर्चा चल रहा है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की भी बात हो रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कंट्रोल किया जाता है नैरेटिव को। भारत के अंदर में वो बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। कोशिश तो हो रही है, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं हो रही है, सफलता नहीं मिल पा रही क्योंकि बहुत बड़ा टेरिटरी है, बहुत बड़ी आबादी है। कंपेयर में अगर हम श्रीलंका करें, बांग्लादेश करें, पाकिस्तान करें तो छोटी टेरिटरी है। इन कंपैरिजन पॉपुलेशन भी उनका छोटा है। डाइवर्सिटीज़ उतनी नहीं है जितनी भारत में है, क्योंकि धर्म के नाम पे एक वहाँ पे यूनिफाइंग फैक्टर है। वैसे पाकिस्तान में तो काफ़ी कुछ डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की है और टेरिटोरियल है डाइवर्सिटी, बलोच का हम देख रहे हैं। लेकिन सफलता भारत में उन्हें नहीं मिल पा रही है, कोशिश जारी है। अब परेशानी ये है कि वहाँ पे वो नैरेटिव बिल्डअप कर पा रहे हैं और उसकी वजह से, उस डिस्टर्बेंस की वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत में भी उसका एक डेंट, जो आप सजेस्ट कर रही थी कि भारत में क्या डेंट करेगा, तो नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह है कि जिस तेज़ी से भारत का ग्राफ डेवलप कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और जो इस तरीके से इसके सॉफ्ट पावर बाहर असर छोड़ रहे हैं, खासकर डायस्पोरा का जो असर दिख रहा है, उसको भारत को कंटेन करने की ये इनकी पुरानी ख्वाहिश रही है। 47 के पहले भी इनकी ख्वाहिश थी, 47 के अराउंड भी इनकी ख्वाहिश थी कि भारत को कंटेन किया जाए, और उसी वजह से इन्होंने भारत के टुकड़े भी किए थे। ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान था कि अगर भारत जो समग्र भारत होता तो ये ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होता। तो उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कि ये ग्रो न करे, ऐसा ही रहे, उनकी कॉलोनी, उनके रिसोर्सेज, उनका मार्केट, उनका डंपिंग ग्राउंड बना रहे, तो वो इस पे कोशिश लगातार उनकी जारी है, टू कंटेन, टू कंट्रोल इंडिया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत को सफलता मिल रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में या श्रीलंका के अंदर में जिस तरीके से छोटे देश हैं, आबादी है, जो दूसरे पावरफुल देश ने इंटरवीन किया है, वहाँ उन्हें सफलता मिल रही है। मार्केट है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है,
अपनी मिलिट्री वहाँ भेज सकते हैं, अपने पोर्ट को वो, उनके पोर्ट्स को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका पुराना वहाँ पे उसके मिलिट्री के बेस रहे हैं, 1950 ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर चल रहा था वो पोर्ट मांगने की बात चल रही थी, श्रीलंका के अंदर चाइनीज बेस मांगने की या यूज करने की बात चल रही है, ये हम सारा देख रहे हैं। भारत के अंदर वो उनका सीधा हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश तो उनकी जारी है और इंशाअल्लाह सफलता उन्हें नहीं मिलेगी। चलिए, हम भी चाहते हैं कि ना मिले, लेकिन एसडी मुनी सर, हम तो बहुत तरह से कनेक्टेड भी हैं। अब डेमोक्रेसी वहाँ पर वीक हो रही है, सोशली भी चीज़ें वीकन होंगी वहाँ पर, क्योंकि अगर हम एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभर रहे हैं और दुनिया के चौथे मुल्क हैं और जल्द तीसरे मुल्क होना चाहते हैं, तो अगर हमारी सराउंडिंग में अनरेस्ट रहेगा तो क्या ये किसी तरह का नुकसान हो सकता है हमारे लिए? कैसे समझें हम इसको? क्योंकि बाहरी ताकतें जिसका आपने जिक्र किया वो तो चाहती हैं कि इधर कमज़ोरी रहे, तो उनके लिए बेहतरी उसी में शायद वो देख रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कहा है आपने। हमारे पड़ोस में अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी तो वो हमारे हक में बिल्कुल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, हमने हमेशा कोशिश की है कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावें और किसी तरह की, चाहे इलेक्शन का मामला हो, चाहे वो कोई क्राइसिस आ जाए उसमें असिस्टेंस देने की बात हो, हिंदुस्तान हमेशा से आगे रहा है और आगे बढ़कर उनको मदद करने की कोशिश की है और हमें अभी भी यही करना चाहिए। हमारा जो सबसे बड़ा झगड़ा है पाकिस्तान से, वो डेमोक्रेसी का भी है। वहाँ की फौज चाहती नहीं वहाँ पर डेमोक्रेसी हो, और वहाँ की फौज नहीं चाहती कि हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो, ताकि पाकिस्तान के लोग उनसे उखड़ जाएं, और उखड़े हुए हैं। जैसे इमरान खान की पार्टी है, साफ उखड़ी हुई है, और अगर वहाँ के लोगों की आम राय पूछी जाए तो कोई ये नहीं कहेगा कि फौज को आना चाहिए, लेकिन फौज कहती है हिंदुस्तान से बड़ा डर है, इसमें वो स्वीप करके ले जाते हैं। बांग्लादेश में भी अब शायद यही स्थिति हो, इसका डर है हम लोगों को, और वहाँ भी हमें डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात कह दूं कि कई बार ऐसा होता है कि इस जमहूरियत को स्ट्रांग बनाने के चक्कर में हमने भी कई सारे समझौते किए हैं। हमने मोनार्कीज से समझौता किया, भूटान में भी कर रहे हैं, नेपाल में भी किया। हमने जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप को उखाड़ा गया और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से लीडरशिप डिरेल होने लगी, उनको भी सपोर्ट किया। और मैं कहूँगा कि हसीना का एक एग्जाम्पल है, हमको हसीना को सचेत करना चाहिए था कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो इस तरह से कई जगह हमने भी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लेकर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत समझौता किया है, जिससे वहाँ की डेमोक्रेसी, जमहूरियत और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो हमें पूरा कोशिश करना चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, आइडियोलॉजिकली भी, पॉलिटिकली। और वो कहते हैं ना कि बाय गुड बिहेवियर, हम लोग खुद कैसे बिहेव करते हैं। देखिए, ये बात भी सामने रखनी ठीक रहती है कि हमारे पार्लियामेंट में कई बार लोगों पे पेपर स्प्रे छोड़े गए, एक दूसरे को कुर्सियां फेंक देते हैं। तो इससे हम कहें नहीं कहें, दूसरे लोग देखते हैं, और वो भी हमें भी बहुत सारी ऐसे दायरे हैं जिसमें कि हमें हमारी जमहूरियत को और स्ट्रॉन्ग करना है। इंफॉर्मेशन का जो मामला है उसमें फ्रीडम है, प्रेस की फ्रीडम है, जहां तक बोलने की फ्रीडम है। इन सब मामलों में काफी कुछ करके हम लोगों को एक संदेश दे सकते हैं, हमारे पड़ोसियों को एक मैसेज दे सकते हैं कि ये तरीका है सही। तो दो बातें हैं, एक तो उनकी मदद भी करनी चाहिए और एक हमको अपने आप में एक मिसाल बनना है कि जिस मिसाल को हमारे पड़ोसी लोग कहीं न कहीं फॉलो करें और कहें कि जैसे पाकिस्तान में है, बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि यार देखो हिंदुस्तान में कैसे डेमोक्रेसी बढ़ रही है, हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं उस तरीके से। नेपाल में लोग कहते हैं, श्रीलंका में कहते हैं कि इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। तो ये अगर हम मिसाल बन जाएं एक, तो वो सबसे बड़ा सबक होगा हमारे पड़ोसियों के लिए। जी बिल्कुल। लेकिन प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, डेंजर तो नज़र आ रहा है पड़ोसी मुल्कों की डेमोक्रेसी में। तो ये डेंजर हम इसको हाल फिलहाल के तौर पर ही देखें कि अभी कुछ हद तक है ये अनरेस्ट, और उसके बाद समझ आएगा, या हम जैसे मुल्क को वो देखेंगे एक रोल मॉडल की तरह और उससे किसी तरह की कोई
लर्निंग लेंगे? क्या हम इसको ऐसे देखें, या ये अनरेस्ट आपको अभी थोड़ा सा और लंबा जाता नज़र आ रहा है? क्योंकि अगर ये लंबा खिंचता है तो उसके फिर अलग से नुकसान होंगे। तो किस तरह का खतरा आप अभी असेस कर पा रहे हैं अपने नेबरहुड को देखकर, ख़ासतौर से जो वीक डेमोक्रेसी नज़र आ रही है वहाँ पर? देखिए, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, लेकिन क्या होता है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अपने आप एक मैच्योरिटी लेते हैं टाइम पेस के साथ में। मैं आपको जैसे एक थ्योरी है, हम जब पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक थ्योरी पढ़ते हैं और हंटिंगटन को पढ़ते हैं, तो उसमें कहते हैं कि जहाँ जिस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सोशल मोबिलाइजेशन होता है, तो उस सोसाइटी में राजनीतिक अस्थिरता और मिलिट्री इंटरवेंशन के बहुत बहुत चांसेस है। जैसे बांग्लादेश एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वहाँ पे शुरू से ही आंदोलन, 52 का आंदोलन हुआ, 71 में हुआ, 89 में हुआ, होता ही रहता है। और दूसरा इसका अपोजिट है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी एक तरीके से आर्मी उनकी हैबिट बन गई है, शिथिल हो गई है। वहां पर कोई बहुत मास मूवमेंट नहीं होता। पहला अगर कोई मास मूवमेंट देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, तो ब्लैक आउट मूवमेंट आया। अब पाकिस्तान में वापस से इमरान खान और दूसरे जो रिलीजियस लीडर हैं वो थोड़ा बहुत कि लाहौर से इस्लामाबाद मार्च करेंगे, ये करेंगे। तो वो एक बहुत फैक्टर रहा कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक के लिए किसी ने बहुत संघर्ष नहीं किया आज़ादी के बाद से। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें जब तक एक बैलेंसिंग अप्रोच रहेगा कि भाई मोबिलाइजेशन भी एक लेवल पे हो, इंस्टीट्यूशंस का रेस्पेक्ट भी करें, लेकिन इतना ना हो कि आप इंस्टीट्यूशन को उखाड़ फेंके, आप बिल्डिंग्स को जला दे, पार्लियामेंट को जला दे, सबको जला दे। और ये देखो, ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, हमने नेपाल में देखा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि दो तरीके के अप्रोच होते हैं। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। तो पाकिस्तान तो किसका शिकार हुआ? टॉप डाउन अप्रोच का। ऊपर से दे दिया कि जिन्ना नहीं थे, लियाकत अली नहीं थे, उसके बाद मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स ने अपने इथोज, अपने वैल्यूज, अपना कॉन्स्टिट्यूशन देना शुरू कर दिया। तो बॉटम अप अप्रोच की बहुत बड़ी जरूरत है, जो कि जनता की जब तक नीड्स को और जनता के जब तक उनको इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में नहीं होगा, तो एक राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि दोनों में एक बैलेंसिंग अप्रोच होगा और सिविल सोसाइटी अपना काम सक्रिय करेगी। सबसे, आप जैसे मैं बांग्लादेश का उदाहरण देता हूं, वहां कहते हैं कि सिविल सोसाइटी इज वर्टिकली डिवाइडेड इन टू फोर्स, या तो उसके हैं या उसके हैं, न्यूट्रल है ही नहीं। 2006 में ऐसी स्थिति आ गई कि किसी एक व्यक्ति को न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट का हेड बनाना था, किसी पे सहमति नहीं हुई। तो जब तक आप सिविल सोसाइटी को न्यूट्रल नहीं करेंगे और उनके रोल की, उनकी भागीदारी को, जिसको हम जैसे आप फोर्थ स्टेट की बात कहते हैं, आप मीडिया की भूमिका की बात कहते हैं, जब तक एक न्यूट्रल बैलेंसिंग सिविल सोसाइटी क्रिएट इन देशों में नहीं होगा, जो वाकई सही को सही कहे, गलत को गलत कहे, यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता आएगी। भारत इस चीज का डेफिसिट नहीं है। भारत में एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी, आज भी दम है लोगों में बात को क्रिटिसाइज करने का, आगे बढ़ाने का। इन कंट्रीज में भी निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी को भी प्रमोट करना चाहिए। बाकी जैसे प्रोफेसर मोनी साहब ने कहा कि और हमको क्या करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मीडिया की भूमिका, सिविल सोसाइटी की भूमिका और एकेडमिक जो स्कॉलरशिप है, इनमें डेवलप होगा तो निश्चित रूप से ये देश राजनीतिक स्थिरता की तरफ बढ़ेंगे और निश्चित रूप से भारत के साथ एक सहयोग का, शांतिपूर्ण प्रेम भाव का एक संबंध रहेगा। प्रोफेसर हिमांशु राय जी, लीडरशिप, राइट, इस पॉइंट पे मैं इंटरवीन करना चाहूंगा। ये अच्छा पॉइंट संजय ने ये लाया है यहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर मुझे बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं दिख रहा है इन लैक, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविल सोसाइटी, और कभी बॉटम अप से मूवमेंट नहीं हुआ। एलीट हैज बीन थॉरोली करप्ट। बांग्लादेश के अंदर एक थोड़ा सा होप दिखता है, थोड़ा सा, क्योंकि उनके यहाँ नीचे से बॉटम्स अप से आंदोलन हुए हैं, जो संजय ने पॉइंट आउट भी किया। 48 में लैंग्वेज के खिलाफ जहां जिन्ना ने कहा कि उर्दू पढ़ाया जाएगा, और ढाका यूनिवर्सिटी में सारे प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। फिर 71 के अंदर तो हम पूरा देख रहे हैं वाहिनी वगैरह का जो शुरू हुआ, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली कितनी सफलता मिले वो अलग चीज है, बट कोशिश वहां जनता ने की है एक छोटे से इतिहास में। श्रीलंका का एक एंटायरली थोड़ा डिफरेंट केस होता है। वहां पे हम देख रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग्स, इलेक्शंस, बीच में एबरेशंस थोड़े बहुत हुए हैं, बट एक 48 के बाद से एक उनकी लंबी परंपरा रही है। तो दीज फैक्टर्स आल्सो नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। हर देश के एक अलग वहां पे कैरेक्टर साउथ एशिया में
डेवलप कर रहा है। बिल्कुल, और जो अनरेस्ट हैं वो भी अलग अलग तरह के हैं, ऑब्वियसली सबके इंटरेस्ट भी अलग अलग हैं, और हर मुल्क का जो बाशिंदा है वो अपने जो लीडर हैं उनसे एक अलग तरह की एक्सपेक्टेशन तो रख ही सकता है और वो रखनी चाहिए ही। तो उसी लीडरशिप को भी लेकर हिमांशु जी सवाल था मेरा आपसे कि वो भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि आपको अभी तो अपनी लीडरशिप समझ ही नहीं आ रही है, आप उसके ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक स्ट्रांग लीडरशिप मिलती है, वो चाहे हम जिस बॉटम टू टॉप जाने की बात कर रहे हैं वो विद इन द पीपल ही कोई निकल कर आए, और एक स्ट्रांग लीडरशिप हो जो ये कहे कि यस दिस इज राइट फॉर आवर नेशन एंड वी हैव टू बिल्ड आवर नेशन, और हमारे नेशन बिल्डिंग में हमको इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेट्स डू इट। बहुत अच्छा पॉइंट है ये लीडरशिप के ऊपर में आपने जिक्र किया है। पाकिस्तान के अंदर ये लीडरशिप नहीं दिखा उस तरीके से जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप हो। एक जुल्फिकार अली भुट्टो से एक होप था, बट जिस परिस्थिति में वो इमर्ज किए हैं, जिस परिस्थिति में बांग्लादेश बना है, और जिस तरीके से उन्होंने उस परिस्थिति को फिर या वहाँ के मिलिट्री ने यूज करके उनको डिपोज करके फिर हैंग कर दिया, वो एक पॉसिबिलिटी होती थी। बट डायनेस्टी फिर जिसका जिक्र संजय ने किया था, वो डायनेस्टी साउथ एशिया के काफ़ी देशों में आ गई। भारत में भी अलग अलग राज्यों में और केंद्र के अंदर भी वो डायनेस्टी का दिखता है, या ऐसा कहा जाए कि भारत की उस डायनेस्टी का ग्रोथ इन साउथ एशिया के दूसरे देशों पे भी जो दिखता है। पहले हम लोग इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते थे, आजकल साउथ एशिया कह रहे हैं। बांग्लादेश में भी दिख रहा है और श्रीलंका में भी दिख रहा है। तो ये लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट लीडरशिप को चुनने के पीछे आम जनता की भूमिका होती है कि वो कितनी कॉन्शियस है, कितनी एसर्ट करती है, उसके लिए कितनी सड़कों पे जद्दोजहद करती है, और फॉल्स नैरेटिव से वो नहीं गाइड होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जब कहा कि बांग्लादेश में थोड़ा सा होप है, श्रीलंका का केस भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे जनता एसर्ट कर रही है, सिविल सोसाइटी उभरने की गुंजाइश है, एकेडमिया स्कॉलरशिप प्रेस का वहां पे बीच में फ्रीडम एंजॉय किया था, खासकर 71 के बाद जब मुजीबुर रहमान वगैरह वहां पे बने थे तो एक फ्रीडम था, स्कॉलरशिप आई थी। भारत का तो केस हम सबको पता है, हम सब किस तरीके से पिछले 47 ऑनवर्ड्स जिस तरीके से फ्रीडम और सिविल सोसाइटी का बेनिफिट्स ले रहे हैं, यहाँ की जनता ने जिस तरीके से चुनाव में लगातार इमरजेंसी का, अगर हम एक वो छोड़ दें केस शॉर्ट जो ब्रीफ चैलेंज था डेमोक्रेसी के लिए, तो कंटिन्यूअस हमारे पास वो रहा है। ये कितना असर उन पे छोड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। प्रोफेसर मुनी ने उनका जिक्र जरूर किया था कि कितना असर उस पे पड़ता है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश और श्रीलंका पे पड़ सकता है, पाकिस्तान से मुझे बहुत ज्यादा आशा नहीं दिखती है। पाकिस्तान को तो शायद खुद पाकिस्तान के लोगों को भी वहां पर किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं होगी, लेकिन प्रोफेसर मुनी एक्सपेरिमेंट का तो शायद दौर इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि डेमोक्रेसी को लेकर, लेकिन लोग हैं क्योंकि वो लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा ही है, तो वैसे में वो एक्सपेरिमेंट शायद लोग कर रहे हैं कि अगर ये नहीं तो ये अच्छा हो सकता है, और उसके लिए तमाम वो चीज़ें जो कि वो कर सकते हैं उनके जो दायरे में आता है वो सब कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है और क्या कर सकते हैं? बहुत छोटा सा एक जवाब मैं आपसे चाहती हूँ कि एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश कितनी है? हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन ये आप सारी जगह पाकिस्तान की जो इतनी लंबी चौड़ी बात हुई है, मैं कह रहा हूँ वहाँ फौज की वजह से नहीं उभरने देते हैं। इमरान खान का जो फैक्टर है, आज फौज को यह इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्ट रूल करे वहाँ पर, क्योंकि लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए लोग सोचते हैं किसी भी देश, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में जो अभी भी चेंजेस हुए हैं, किसी ने डेमोक्रेसी को नहीं चैलेंज किया, हर एक ने लीडरशिप को चैलेंज किया, वहां के सिस्टम को जो उन्होंने करप्ट कर दिया उसको चैलेंज किया। कहीं पर भी नेपाल जेएनजी में कभी नहीं कहा कि सिस्टम को बदल दीजिए। श्रीलंका में जेवीपी उस सिस्टम में आ गई, उसमें मेन स्ट्रीम होके बन के आ गई है वहां पर। और बांग्लादेश में भी जो भी जैसे भी फोर्सेज हो, कोई नहीं कह रहा है कि डेमोक्रेसी से हमको अलग जाना है। तो जो वैल्यू है डेमोक्रेसी की वो एक्सेप्टेबल है और लोग भी उसके लिए तैयार हैं
काफी फर्क पड़ता है कि इंस्टीट्यूशंस को कैसे चलाया जाता है और कैसी लीडरशिप है, जो आपने कहा। और अगर लीडरशिप कमिटेड नहीं है जमहूरियत के लिए तो जमहूरियत नहीं बढ़ेगी आगे। और यही सबसे बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है हमारे सभी देशों के सामने। तो बहुत संजय जी बिल्कुल एक लाइन का जवाब, ये तो बहुत अच्छा है कि डेमोक्रेसी तो चाहते हैं लोग, चेंज नहीं चाहते हैं, बट हाँ देयर आर सर्टेन पीपल जो कि उनकी लीडरशिप है उससे उनको सवाल है। और डेमोक्रेसी को लेकर तो फिर जिसकी थोड़ी बहुत चिंता हम जाहिर करना चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी को लेकर तो सवाल नहीं है, तो डेमोक्रेसी को लेकर तो कोई सवाल है ही नहीं, विच इज ग्रेट। लेकिन उसमें वही बात आती है कि संविधान, डेमोक्रेसी और संविधान, लेकिन उसमें संविधानवाद यानी कि उनको प्रिंसिपल को आप प्रैक्टिस में जब तक हम नहीं लाएंगे, और उसके लिए सबसे बड़ा जो यंत्र है वो है जब तक इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे कि इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, जुडिशरी अपना काम करेगा, पार्लियामेंट अपना काम करेगा, उनका काम कानून बनाना, जब तक ये भावनाएं नहीं आएगी इन देशों में लोकतंत्र को स्थायित्व नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये लोगों को काम करना होगा और लोगों के बीच में उस लीडरशिप को या उन इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से मैसेज कन्वे करना होगा कि यस वी आर देयर फॉर यू, और वो ही एक रास्ता नज़र आ रहा है फिलहाल। तो बहुत शुक्रिया एसडी मुनि सर आपका, हिमांशु राय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय भारद्वाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए। आई एम श्योर हमारा ये प्रोग्राम हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है आपको ये प्रोग्राम, आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल का पता हम आपको बता देते हैं, ddurduspecials@gmail.com। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब।